जब आप मध्य रात्रि में जागते हैं और अचानक पाते हैं 15वीं मंजिल की खिड़की बाहर अपने आप खड़े, तो यह उड़ान का एक प्रकार होगा। यह घटना 2017 में हुई, जब मैंने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। डिजाइन पेशे ध्यान में रखते हुए मैंने विज्ञापन मीडिया का काम ढूंढा। रेडियो उद्योग के दोस्त जानते हैं कि हम खुद को अक्सर विज्ञापन कुत्ते कहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक काम करना हमारी रोजमर्रा है। हर केस मिलने पर सबसे पहले अंतहीन आंतरिक चर्चा होती है और फिर मालिक के निर्णय और सिर हिलाने का इंतजार होता है। फिर योजना विभाग लेख लिखता है, अंत में हमारे डिजाइन विभाग में दृश्य बनते हैं। लेकिन सबसे परेशानी यह है कि ग्राहक के विचार अक्सर बदलते रहते हैं। इस कारण बार बार संशोधन होने से अंततः टीम के सभी सदस्य कंपनी में रुककर ओवरटाइम करने पड़ते हैं। सच कहूं, मैं आधी रात तक कंपनी में रहना सहन नहीं कर सकता। मैं युवा हूं, दिन भर कंपनी में घोंसला न बनाकर योजना विभाग के बूढ़ों का इंतजार करना मुश्किल है। हम धीरे धीरे कॉपी तैयार करते हैं। इसलिए मैंने विभाग के सहकर्मी छोटा ए से बात की, जो हाल ही में कंपनी में शामिल हुआ है और उसका परिवार दूसरे स्थान पर है। हम सभी युवा हैं, इसलिए अच्छी बातचीत के बाद कंपनी पास एक घर किराए पर लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार योजना के कॉपी की प्रतीक्षा करते समय हम अन्य काम भी कर सकते हैं। कॉपी तैयार होते ही हम घर से दूरस्थ रूप से काम शुरू कर देते हैं। इस तरह न तो काम में देरी होती है और न ही घर पर बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। और जो मुझे हुआ वह इस घर में ही हुआ। हमने 15वीं मंजिल पर 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लिया। सभी घरेलू सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले एक लड़की थी जो दूसरे बेडरूम के छोटे कमरे में अकेली रहती थी, जिसे हम छोटा सी कहते हैं। मैंने और मेरे सहकर्मी छोटा ए ने मिलकर मास्टर बेडरूम किराए पर लिया। घटना हमारे रहने के पहले महीने में हुई। क्योंकि मैं और छोटा वे अक्सर आधी रात तक जागते रहते थे, इसलिए हमारे पास रात के खाने की आदत थी। उस रात भी हम सामान्य की तरह देर तक जागे रहे। आधी रात 12 बजे के बाद पेट में भूख लगने लगी। मध्य रात्रि में बाहर जाकर खाना नहीं खाना चाहा और ऑर्डर किए खाने का इंतजार लंबा होता, तो मैंने रसोई में जाकर इंस्टेंट नूडल्स पकाने का सोचा। लेकिन मैं गुस्सा। धुंधली नजरों से मैंने एक आदमी की परछाई को खिड़की से गुजरते देखा। उस समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा। आखिर यह तो 15वीं मंजिल है, शायद मेरी आंखें धोखा दे रही थीं। इंस्टेंट नूडल्स पकते देखकर मैंने बेडरूम जाकर छोटा ए को खाने बुलाने की सोची, लेकिन वह पहले ही सो गया था, इसलिए नहीं जगाया। तो मैं फिर रसोई में वापस गया और खुद ही खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाना खाते खाते अचानक मुझे दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। तब तक मुझे नहीं पता था क्यों। पूरी तरह से मैं अत्यधिक दुहक की भावना में डूब गया। साथ ही वे अप्रिय और हताश करने वाले बीते हुए समय मेरे मन में पुराने फिल्मों की तरह बार बार खेल रहे थे। मैं नूडल्स का कटोरा थामे अपने विचारों को और भी दूर ले गया। दिल की कड़वाहट और नूडल्स के स्वाद ने मिलकर मुझे सागर की लहरों जैसी भावनाओं से भर दिया। मैंने बिना जाने आंसू बहाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक महिला की आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। इस दुखद दुनिया में लगातार और बेहिसाब कष्ट सहने से बेहतर होगा कि मैं सीधे ऊपर से छलांग लगा दूं, तब मुझे कोई दर्द नहीं होगा। उस क्षण मैं मोहाया महसूस कर रहा था और उसने सही कहा। जैसे ही मैं उठने को था, ठंडी हवा चली, जिससे मैं कांप उठा और तुरंत होश में आया। हाल ही में आई उस धीमी आवाज ने मुझे सचमुच डराया। मैं सोच रहा था, आज मैं क्यों ऐसा हो गया हूँ? अचानक इतना कमजोर क्यों हो गया हूँ? इसके अलावा मेरा परिवार भी बहुत खुशहाल है। मेरे माता पिता के साथ साथ कई ऐसे दोस्त भी हैं जो मेरी परवाह करते हैं। भले ही मुझे पहले कुछ छोटे मोटे झटके मिले हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आशा ही खो दूं, बल्कि मैंने कभी उन बातों को दिल पर नहीं लिया। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही थी और अकेले रसोई घर में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने बर्तन भी नहीं धोए और जल्दी से बेडरूम में वापस भाग गई। उस रात मैं दुस्वप्नों का शिकार हुई और इन दुस्वप्नों ने बाद के कई वर्षों में मुझे प्रभावित किया। मैं आज तक अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाई। हर बार जब मैं सपने में उन अत्यंत वास्तविक दृश्य को याद करती हूँ, तो मैं बिना रुके पूरे शरीर को कांपते और ठंडी पसीने से भीग जाती हूँ। मुझे सपना आया कि मैं एक धुंधले लिविंग रूम में फंसी हुई हूँ। चारों ओर अंधेरा है। उसी समय मैंने रसोई के दरवाजे पर खड़ी एक महिला को देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसने सफेद गाउन पहने मुझे सामना किया। उसके मुंह से काली ठंडी हंसी की आवाज आ रही थी। मुझे बहुत डर लगा और महसूस हुआ कि यह महिला शायद इंसान नहीं है। जीवनी से मैं बेडरूम में वापस भागना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे भी भागूं, कमरे में नहीं जा पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे और बेडरूम के दरवाजे के बीच एक अदृश्य कांच की दीवार हो। तभी उस महिला ने हिलना शुरू किया। वह कदम दर कदम मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरा गला कुछ से बंद महसूस हो रहा था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। जीवित रहने की इच्छा ने मुझे मुड़कर मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ने पर मजबूर किया। जब मैं लिफ्ट की जगह पर दौड़ी तो मैंने देखा कि लिफ्ट पहले मंजिल पर रुकी हुई थी। मैंने पीछे देखा। मुझे पता चला कि वह डरावनी महिला पहले ही दरवाजे पर पहुंच गई थी। तात्कालिकता की भावना ने मुझे दम घुटा दिया। मैं हिचकिचाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी।
मैं फिर से सीढ़ी के कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मुझे निराशा हुई। अग्नि दरवाजा कसकर बंद था। चाहे धक्का दूं या लात मारूं, वह नहीं खुल रहा था। मैं सोच रहा था कि चाहे मौत आए भी मुझे उसे पकड़ने नहीं देना चाहिए। निराशा में आंखों के कोने से थकी दृष्टि खिड़की की ओर थी। दिल ने ठान लिया, खिड़की से कूदकर बचने का फैसला किया। चढ़ने की तैयारी करते समय अनदेखी शक्ति ने मुझे रोक दिया। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सका और मेरे पीछे वाली औरत धीरे धीरे मुझे करीब ला रही थी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। वास्तव में मैं टूट चुका था। इस अनदेखी बंधन से आजाद होने की सारी कोशिशें कर रहा था। उसी समय मेरे चेहरे पर अचानक तेज जलन महसूस हुई। तदुपरांत कान में छोटा ए की आवाज आई। फिर मैं धीरे धीरे जाग गया। मैं हैरान रह गया कि छोटा ए और छोटा सी चिंतित चेहरे से मुझे खींच रहे थे और इस समय मैं पहले ही रसोई की खिड़की के बाहर खड़ा था। जब मैंने जागना शुरू किया, छोटा ए ने चिंतित होकर मुझसे कहा, तुम्हें पता है, तुमने अभी मुझे डर के मारे मार डाल दिया। और इस समय मैं पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। पूरा शरीर सुस्तावस्था में था। एक तरफ छोटा सी ने जल्दी से सहमति जताई, अब जाग गया है, पहले वापस कमरे चलें। बिस्तर कमरे वापस जाने पर छोटा ए ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें सरल पथ की समस्या है? मैंने कहा नहीं, लेकिन वास्तव में मैंने अभी बुरा सपना देखा था। इसके बाद मैंने अभी जिनके सपने में क्या हुआ था छोटा ए और छोटा सी को बताया। मेरी व्याख्या सुनकर छोटा ए का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। छोटा ए ने मुझे बताया कि उसके पास कुछ काम बचा था जिसे वह नहीं कर सका। नींद आ गई थी, इसलिए उसने बिस्तर पर लेटकर कुछ देर सो लिया। क्योंकि उसके मन में काम पूरा हुआ या नहीं की सोच थी, इसलिए उसने नींद नहीं ली और आधे घंटे से अधिक झपकी ली। छोटा ए काम जारी रखने की तैयारी कर रहा था। तब उसने देखा मैं बिस्तर पर सो गया हूँ। काम जारी रखने की तैयारी करते समय अचानक उसने पीछे कुछ हल्की रोने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि मैं बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके दुखी होकर रो रहा हूँ। छोटा ए ने अवचेतन रूप से पुकारा। मुझे प्रतिक्रिया नहीं मिली। सोचा मैं सपना देख रहा हूँ, इसलिए काम जारी रख दिया। थोड़ी देर बाद छोटा ए ने देखा कि मैं अचानक बिस्तर से बैठ उठे और पूरी तरह से आंखें बंद करके बिस्तर से नीचे उतरे। जूते भी नहीं पहने, सीधे दरवाजे की ओर बढ़े, जिससे छोटी वे तुरंत डर गई। वह नहीं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ। उसने कई बार पुकारा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। बाद में मेरे पीछे आने की तैयारी की। फिर छोटा ए ने देखा कि मैं रसोई में चला गया, खिड़की खोली और नीचे कूदने वाला था। छोटा ए डर गया और तुरंत आगे आ गया। वह मुझे जोर से नीचे खींचते पड़ोसी कमरे के छोटा सी जोर जोर से कह रहा था। सी की आवाज से नींद उड़ गई और वह जल्दी दौड़कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ आया। उस समय मेरी ताकत असाधारण थी। उसने और छोटा सी मुझे खींचने में नाकाम रहे। मैंने आंखें बंद कर जोर से संघर्ष किया, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में जब मैं वास्तव में संभाल नहीं पा रहा था, तो छोटा ए ने मुझे जोरदार 2 बड़े थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़ों के बाद मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद मैं होश में आ गया। यही मेरे उस समय के निर्जाग होने की पूरी प्रक्रिया थी। छोटा ए की विवरण सुनकर मैं भी दिल से डर गया। इस समय हमेशा चुप रहने वाला छोटा सी भी बोल पड़ा। उसके शब्दों ने मुझे बर्फ के कुएं में गिरने जैसा भयभीत किया। छोटा सी ने बताया कि वह बचपन से स्वस्थ नहीं था और कमजोर शरीर के हैं। वह 1 साल से यहाँ रहता है और अक्सर ऐसी चीजें देखता है जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते। हालांकि हर किसी की सेहत अलग अलग होने के कारण अंतर हैं। इसके अलावा हम अभी अभी यहाँ आए हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। उसने कहा हम डर जाएंगे, इसलिए उसने हमें ऐसी बातें नहीं बताई। मैंने छोटा सी से पूछा, क्या उसके साथ भी मेरी तरह घटना हुई? छोटा सी ने कहा कि शुरू में वह भी थोड़ा चिंतित था और इस मामले के बारे में गांव में रहने वाली अपनी दादी से भी बात की। उसकी दादी अपने इलाके में मशहूर जादूगरनी हैं। जब वह अपनी दादी से मिलने गया तो दादी ने उसे एक ताबीज पहनने के लिए दी। इसलिए वह हालांकि उन अशुद्ध चीजों को देख सकता है, लेकिन कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। जब मैंने और छोटा ए ने यह सुना तो हम दोनों के पूरे शरीर में रोमकंठ हो उठे। उस रात हम इस घर में रहने की हिम्मत नहीं कर सके। कपड़े बदलने के बाद मैं और छोटा ए नीचे उतरे और मोहल्ले के पास एक नेट काफे ढूंढकर रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह में मैं और छोटा ए ने छोटा सी को फोन करने पर चर्चा की ताकि वह दादी से मामले को हल करने मदद करें। इसलिए छोटा सी ने हमारे साथ अपनी दादी के घर जाने का विशेष प्रबंध किया। जब हम उसकी दादी से मिले तो उन्होंने पूरे मामले को विस्तार से समझाया। दादी ने अपने कमरे से 2 ताबीज निकाले और मुझे और छोटे ए को दिया। उन्होंने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, यह ताबीज छोटा सी के ताबीज की तरह ही है। यह हमें बुरी आत्माओं से बचा सकता है। फिर उन्होंने हमें एक कागज का फलक दिया और बताया कि हमें इसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर चिपकाना चाहिए। इससे अशुद्ध चीजों को अंदर आने से रोका जा सकता है। अजीब बात यह है कि जब हम वापस लौटे और छोटा सी की दादी के निर्देशानुसार फलक चिपकाया
तब से फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, यहाँ तक कि मुझे कभी बुरा सपना नहीं आया। बाद में मैंने और छोटा ए ने तुरंत उस घर को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा 1 साल का अनुबंध था और हम दोनों अभी अभी नौकरी शुरू किए थे, इसलिए हमारे पास आगे बढ़ने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं थे। इसलिए हमने किराया समाप्त होने तक वहीं रहने का इंतजार किया।